अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सबका वही अपना अपना रूटीन होता है। जो रिया होती है वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और जो अनाया होती है वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अनाया के जाने के थोड़ी देर बाद ही दादी के फ़ोन पर नताशा की मॉम का फ़ोन आता है। जो दादी होती है वो नताशा की मॉम का फ़ोन उठाती है। जो नताशा की मॉम होती है वो दादी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि कल दादी ने दिवाली की पूजा पर नताशा और उसकी फैमिली को इनवाइट किया था, लेकिन वो सब लोग नहीं आ पाए थे। तभी जो नताशा की मॉम होती है वो दादी से कहती हैं कि दादी हमें माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली वो क्या है ना कि हम 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। नताशा के पापा को कुछ काम था, उसकी वजह से, इसीलिए हम पूजा में नहीं आ पाए। तभी जो दादी होती है वो भी नताशा की मॉम की बात को समझती हैं। तभी जो दादी होती है वो नताशा की मॉम से कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है और काम भी तो ज़रूरी है, कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। ऐसे ही जो दादी होती है वो नताशा की मॉम से थोड़ी देर और बात करती है। ऐसे ही शादी की तैयारियों को लेकर इनके बीच काफ़ी लंबा डिस्कशन होता है। थोड़ी देर बाद जो दादी होती हैं वो कॉल कट कर देती हैं। उसके बाद थोड़ी देर वो कुछ सोचती हैं और वो किसी को कॉल लगाती हैं और उस इंसान को घर आने के लिए बोलती हैं। ऐसे ही जो टाइम होता है वो बीत रहा होता है। अब दोपहर का टाइम हो चुका होता है, तकरीबन 12 बजने वाले होते हैं। इस तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जो अनाया होती है वो अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठी होती है और अपना काम कर रही होती है। अनाया को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में अपना काम कर रही होती है। अनाया जो होती है वो गुस्से में अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र जाती है अपने डेस्क पे रखी एक फ़ाइल पे। ये वही फ़ाइल होती है जो कल रजत ने उसे दी होती है। इस फाइल में रजत ने जो भी नताशा पे इन्वेस्टिगेशन की होती है उसकी सारी डिटेल होती है। जो अनाया होती है वो उस फाइल को उठाती है और उस फाइल को रीड करने लग जाती है, क्योंकि उसे उस फाइल को पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। उसने वो फाइल पहले नहीं पढ़ी थी, क्योंकि कल दिवाली थी और दिवाली की पूजा थी और उसके बाद उसका सेलिब्रेशन था, जिसकी वजह से अनाया को टाइम नहीं मिल पाया था उस फाइल को पढ़ने का। तो वो अभी उस फाइल को पढ़ रही होती है। थोड़ी देर में जो अनाया होती है वो उस पूरी फाइल को अच्छे से पढ़ लेती है। जब अनाया उस फाइल को पूरा पढ़ लेती है तो उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स होती है, क्योंकि जो अनाया को लग रहा था नताशा के बारे में, वैसा कुछ उससे कुछ भी नहीं मिला था उस फाइल में। नताशा का जो बैकग्राउंड था वो पूरा क्लीन था, तो उसे इस बात से काफ़ी तसल्ली होती है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है। वो उस फाइल को रखती है और एक कॉफ़ी लाने के लिए प्रज्ञा को कॉल करने लगती है। और जैसे ही वो प्रज्ञा को कॉल करने लगती है तो उसे याद आता है कि प्रज्ञा तो आज ऑफिस आई नहीं है। तो थोड़ी देर पहले जो उसका गुस्सा जो था वो थोड़ा शांत हुआ था, वो फिर से वापस आ जाता है। अनाया की आंखें फिर से गुस्से में लाल होने लगती हैं। एक्चुअली हमारी जो अनाया थी ना, उसे गुस्सा इसी बात पे आ रहा था, क्योंकि आज हमारी जो प्यारी सी प्रज्ञा थी वो ऑफिस नहीं आई थी और ना ही उसने इन्फॉर्म किया था कि आज वो छुट्टी पर है या फिर कोई इमरजेंसी है। उसने कुछ भी नहीं बताया था, जिसकी वजह से अनाया को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जो अनाया होती है वो गुस्से में खुद से ही कहती है, इस लड़की की हिम्मत ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी मारने की। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ढील दे रखी है इसे अच्छे से सज़ा देनी होगी ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। जो अनाया होती है वो गुस्से में खुद से ही ये बातें बोल रही होती है। तभी वो प्यून को कॉल करती है और उससे एक कप कॉफ़ी मंगवाती है और फिर से अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ हमें अनाया के घर का सीन दिखाया जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे, सुबह हुआ क्या था, क्यों प्रज्ञा ऑफिस नहीं आ पाई थी और क्यों उसने अनाया को इन्फॉर्म नहीं किया था, आखिर बात क्या हुई थी। सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो प्रज्ञा होती है वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है।
प्रज्ञा ऑफिस जाने के लिए बस निकलने ही वाली होती है कि तभी उसके फ़ोन पे दादी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है और दादी से बात करती है। जो दादी होती हैं वो प्रज्ञा को घर आने के लिए बोलती हैं। जो प्रज्ञा होती है, अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। अ, उसकी बॉस की दादी ने उसे घर पे बुलाया है, तो उसे जाना तो पड़ता है। जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि जी दादी, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। इतना बोलकर जो प्रज्ञा होती है वो कॉल कट कर देती है। और जो प्रज्ञा होती है वो सबसे पहले अनाया के घर जाने के लिए निकल जाती है। जो प्रज्ञा होती है वो सोचती है कि सबसे पहले वो अनाया मैम के घर जाएगी, दादी से मिलेगी, उनसे बात करेगी, उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाएगी। यही सोचकर जो प्रज्ञा होती है वो अनाया के घर जाती है। वो घर जाती है और दादी से मिलती है। घर पे दादी के सिवाय कोई नहीं होता। जो अनाया होती है वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी होती है और जो रिया होती है वो अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी होती है। तो घर पे सिर्फ दादी और सर्वेंट्स होते हैं। जो प्रज्ञा होती है वो दादी के पास जाती है, उनके पैर छूती है और अच्छे से उनसे मिलती है। जो दादी होती हैं वो भी प्रज्ञा को काफ़ी अच्छे से आशीर्वाद देती हैं, उनसे काफ़ी अच्छे से मिलती हैं और कहती हैं बैठो बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इतना बोलकर जो दादी होती हैं वो प्रज्ञा को सोफ़े पर बिठाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। जो दादी होती हैं वो प्रज्ञा से शादी की तैयारियों के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, क्योंकि दादी ने प्रज्ञा को शादी की तैयारियों के बारे में डिस्कशन करने के लिए ही बुलाया होता है। क्योंकि सुबह उन्हें नताशा की मॉम का कॉल आया होता है और नताशा की मॉम ने दादी को बोला होता है कि अब शादी में मुश्किल से 7 से 8 दिन बचे हैं, तो हमें शादी की तैयारियां काफ़ी अच्छे से और थोड़ा जल्दी करनी होंगी, क्योंकि शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो दादी को भी नताशा की मॉम की बात सही लगती है, इसीलिए उन्होंने प्रज्ञा को घर बुलाया होता है। जो दादी होती हैं वो प्रज्ञा से कहती हैं, प्रज्ञा बेटा, जैसा कि मैंने और अनाया ने शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी दी है, तो अब शादी में मुश्किल से 7 से 8 दिन बचे हैं। तो अब तुम ऑफिस ना जाकर सीधा घर आओगी और शादी की तैयारियों में मदद करोगी। तभी जो प्रज्ञा होती है वो दादी से कहती है, वो सब तो ठीक है दादी, लेकिन मुझे अनाया मैम को इन्फॉर्म तो करना होगा ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी जो दादी होती हैं वो प्रज्ञा से कहती हैं, उसकी फ़िक्र तुम मत करो प्रज्ञा, मैं अनाया से इस बारे में बात कर लूँगी और मैं उसे बता दूँगी कि तुम कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आओगी, बल्कि तुम शादी की तैयारियाँ करोगी, ठीक है ना। और वैसे भी अनाया को पता ही है, उसने खुद तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। अनाया की चिंता तुम मत करो, मैं उसे संभाल लूँगी। मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम उस काम में लगो। और हाँ, जैसे मैंने बोला है ना, तैयारियाँ बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी जो प्रज्ञा होती है वो भी दादी की बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है दादी, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। इतना बोलकर जो प्रज्ञा होती है वो अपने काम में लग जाती है। यही कारण था कि जो प्रज्ञा थी वो आज ऑफिस नहीं जा पाई थी, क्योंकि आज वो अनाया के घर पे थी और उसकी शादी की तैयारियां कर रही थी। और जितना भी डेकोरेशन का काम था, केटरिंग का काम था, वो ये सब काम देख रही होती है। और वो अनाया को इन्फॉर्म भी इसीलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि दादी ने उससे कहा था कि वो इस बारे में अनाया को खुद बता देंगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रज्ञा होती है वो भी बेफिक्र होकर अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ हम अनाया को देखते हैं। लंच टाइम हो चुका था और वो अभी भी गुस्से में अपने केबिन में अपना काम कर रही होती है कि तभी उसके केबिन का जो दरवाज़ा होता है वो खुलता है और कोई अंदर आता है। जो अनाया थी उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, वो अपना काम कर रही थी। तभी जो अनाया होती है उसे लगता है कि ये शायद प्रज्ञा है, जो इतनी लेट ऑफिस आई है, जिसकी वजह से उसने नॉक भी नहीं किया और वो हड़बड़ाते हुए सीधा केबिन के अंदर आई है। जो अनाया होती है उसे इस बात पे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो पहले ही गुस्से में थी। जो अनाया होती है वो गुस्से में कहती है, तभी जो अनाया होती है वो अपने लैपटॉप में काम करते हुए ही गुस्से से कहती है, ये कौन सा वक्त है ऑफिस आने का,
इतना बोलकर जो अनाया होती है वो अपना सर उठाती है और उठाते उठाते ही कहती है, मिस प्रज्ञा। जैसे वो मिस प्रज्ञा बोलकर सामने देखती है ना, तो वो देखती है कि सामने प्रज्ञा नहीं बल्कि नताशा खड़ी है। एक्चुअली उसके केबिन में प्रज्ञा नहीं बल्कि नताशा आई होती है। जैसे ही अनाया वहाँ पे नताशा को देखती है तो वो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है और वो सरप्राइज़ होते हुए कहती है, नताशा तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तभी जो नताशा होती है वो अनाया से कहती है, बेबी क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों? और कौन है जो ऑफिस इतना लेट आया? क्या हो गया, किस पर इतना गुस्सा किया जा रहा है? तभी जो अनाया होती है वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और फिर से अपना सवाल रिपीट करती है और कहती है कि वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इस टाइम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तभी जो नताशा होती है वो स्माइल करते हुए अनाया से कहती है, क्या बेबी, कैसी बात करती हो तुम? जब से हम मिले हैं हमारा रिश्ता तय हुआ है, यहाँ तक कि हमारी सगाई भी हो गई। आई एम योर फियांसी, लेकिन अब तक तुमने मुझे अपना ऑफिस नहीं दिखाया। तो खुद तो तुम मुझे यहाँ पे लेकर नहीं आई अपना ऑफिस दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाती हूँ और तुम्हें सरप्राइज़ भी दे दूँगी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? तभी जो अनाया होती है वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि ठीक है, अच्छा था। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो अपना काम करने लगती है। तभी जो नताशा होती है वो पहले तो अनाया के केबिन की तरफ देखती है और अनाया से कहती है कि वाह बेबी, तुम्हारा केबिन तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक यू। तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है। जो अनाया होती है वो नताशा की इस बात पे कोई जवाब नहीं देती और जो नताशा होती है वो अनाया से कहती है, वैसे लंच टाइम हो चुका है और मैंने अभी तक लंच नहीं किया, तो क्या हम बाहर चलें लंच करने के लिए? तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि ओके, लेकिन हम थोड़ा जल्दी वापस आ जाएंगे क्योंकि उसके बाद मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। जो नताशा होती है वो कहती है कि श्योर, क्यों नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लंच करेंगे और वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। जो अनाया होती है वो भी अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और ये दोनों लंच करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही अनाया और नताशा दोनों केबिन से बाहर निकलते हैं तो जितने भी ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं वो इन दोनों को देख रहे होते हैं, क्योंकि जब अनाया और नताशा ये दोनों केबिन से बाहर आते हैं जो नताशा होती है ना, वो अनाया के बाइसेप को होल्ड करती है और अनाया के साथ काफ़ी चिपक कर चल रही होती है। वो अनाया के साथ काफ़ी टची टची हो रही होती है। जो अनाया होती है वो इस चीज़ को इग्नोर करती है और आगे बढ़ने लगती है और उन सब के बीच ना गॉसिपिंग चल रही होती है, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि ये जो लड़की है नताशा, ये अनाया की फियांसी है। 2 दिन पहले इनकी एंगेजमेंट हुई है, तो सब लोग इन लोगों को देख रहे होते हैं और धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। जो अनाया होती है वो इन लोगों की बातों पे कोई ध्यान नहीं देती, वो नताशा को लेती है और बाहर जाने के लिए निकल जाती है। ये लोग बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तब भी जो नताशा होती है वो अनाया के साथ काफ़ी चिपक कर बैठी होती है। उसने अनाया को काफ़ी अच्छे से होल्ड किया होता है और वो अनाया से बातें कर रही होती है। अनाया को नताशा का इतना चिपकना काफ़ी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि अभी तक इनकी सिर्फ 2 या 3 मुलाकातें हुई थी। अब इंगेजमेंट के बाद जो नताशा थी वो अचानक से ही अनाया के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रही थी, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चिपक रही थी। ये बात अनाया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। जो अनाया थी वो नताशा को दूर हटाने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन जो नताशा थी वो अनाया के और भी ज़्यादा करीब आ रही होती है और उससे बातें कर रही होती है। जो अनाया थी उसका ध्यान नताशा की बातों में इतना नहीं होता, वो सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद जो गाड़ी होती है वो एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकती है। जो अनाया होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके बाद जो नताशा होती है वो भी गाड़ी से बाहर निकलती है। ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं।
और वहाँ पर जाकर एक साइड में टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जो वेटर होता है वो आता है। अनाया और नताशा दोनों अपना अपना ऑर्डर देते हैं। थोड़ी देर में इनका ऑर्डर आता है और ये लोग अपना अपना लंच कर रहे होते हैं। जब ये दोनों लंच कर रहे होते हैं तब भी जो नताशा होती है वो अनाया से काफ़ी बातें कर रही होती है और अनाया के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही होती है। उसकी पसंद नापसंद वो सब कुछ अनाया से पूछ रही होती है। जो अनाया होती है वो नताशा की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती। उसका ध्यान सिर्फ लंच करने में होता है। ऐसा नहीं था कि वो नताशा को इग्नोर कर रही थी। वो उसकी बातों का जवाब दे रही होती है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना नताशा उससे पूछती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो अनाया थी उसे वैसे भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। सो नताशा जितना पूछती है अनाया उसका उतना ही जवाब देती है। अनाया को अब भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। एक तो प्रज्ञा ने उसे गुस्सा दिला दिया होता है, दूसरी तरफ ये नताशा, ये अनाया से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। ये अनाया की कप ऑफ टी नहीं थी। अनाया को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी को पैम्पर करना, किसी के साथ लंच करना। हालांकि अनाया जो थी उसे बॉडी नीड्स होती थी। उसने काफ़ी लड़कियों के साथ वक्त बिताया था, लेकिन सिर्फ बेड पर। उससे ज़्यादा उसने कभी किसी को पैम्पर नहीं किया था। किसी को लंच पे लेकर जाना या किसी के साथ रोमांटिक डेट पे जाना, उसके साथ रोमांटिक बातें करना, ये सब अनाया की कप ऑफ टी नहीं थी। उसे ये सब नहीं आता था और ना ही उसे ये सब कुछ पसंद था। हाँ, उसे क्रेविंग होती थी फिज़िकल होने की, उसे फ़िज़िकल नीड्स होती थी, लेकिन सिर्फ इतना ही था। वो लड़कियों के साथ फिज़िकल होती थी, उसके बाद रात गई बात गई। उसके बाद वो किसी भी लड़की के साथ कोई बात नहीं करती थी कि उस चीज़ पे डिस्कशन करे या उसे प्यार से पैम्पर करे। ये सब अनाया को नहीं आता था। अनाया काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन थी। अभी भी अनाया को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, क्योंकि जो नताशा होती है ना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही होती है। हालांकि उन्हें मिले हुए अभी मुश्किल से 2-3 दिन हुए थे। सिर्फ 2 या 3 मुलाकातें हुई होंगी उनकी मुश्किल से। लेकिन जो नताशा थी वो अनाया से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं। 1-2 मुलाकात में वो काफ़ी ज़्यादा चिपकू पर्सन बन जाते हैं। नताशा बिल्कुल वैसी थी। और जो अनाया थी उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसका मन कर रहा होता है कि वो वहाँ से उठकर भाग जाए, लेकिन वो सिर्फ अपनी दादी की वजह से वहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि उसे अपनी दादी की सारी बातें याद थी और वो नहीं चाहती थी कि नताशा को किसी बात का बुरा लगे। ऐसे ही इनका जो लंच होता है वो हो जाता है। उसके बाद ये लोग खड़े होते हैं। जो नताशा होती है वो अनाया का हाथ पकड़ती है उसके बाइसेप के पास से, और ये दोनों जो होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। जो अनाया होती है वो भी नताशा के साथ चल रही होती है। थोड़ी देर में ये लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं। तभी जो अनाया होती है वो नताशा से पूछती है, तुम्हें घर छोड़ूं या फिर तुम्हें कहीं और जाना है? तभी जो नताशा होती है वो कहती है कि नो बेबी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और वैसे भी हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ दिनों में हमारी शादी है, और तुम हो कि तुम्हें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए? तभी जो अनाया होती है वो खामोश रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। तभी जो नताशा होती है वो अनाया के साथ ही गाड़ी में बैठ जाती है। जो अनाया होती है वो भी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को बोलती है ऑफ़िस ले चलो। जो ड्राइवर होता है वो भी अनाया की बात मानता है और गाड़ी को ऑफ़िस की तरफ ले जाने लगता है। थोड़ी देर में ये लोग ऑफ़िस पहुंच जाते हैं। जो अनाया होती है वो अपने केबिन में जाती है और जो नताशा होती है वो भी उसके पीछे पीछे उसके केबिन में जाती है। तभी जो अनाया होती है वो नताशा से कहती है, नताशा तुम चाहो तो तुम घर जा सकती हो। एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो तुम यहाँ पर अकेली बोर हो जाओगी। तभी जो नताशा होती है वो कहती है कि
डोंट वरी बेबी, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम अपनी मीटिंग अच्छे से अटेंड करो, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट कर रही हूँ। तभी जो अनाया होती है वो भी नताशा की बात पे ज़्यादा ध्यान ना देकर वो अपनी फ़ाइल और अपना लैपटॉप उठाती है और वहाँ से कॉन्फ्रेंस रूम के लिए चली जाती है। सो मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए एक रिश्ता ऐसा भी।